आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कहते हैं कि अगर सार्वजनिक जीवन में आपको रहना है, राजनीतिक जीवन में रहना है, तो ये उत्तर प्रदेश की क्या समस्या है ये आप जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु के गरीब की क्या समस्या है, आप जब तक वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ घूमेंगे नहीं, आप उन लोग से मिलेंगे नहीं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक लोग ही ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। आप भूख तभी समझेंगे जब आप भूखे रहेंगे। आप गरीबी कभी नहीं जान सकते जब तक आप जानते ही नहीं हो कि गरीब व्यक्ति कैसे रहता है। अगर मैं कहूँ मैं भूख जानता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना मिला है, फिर से कुछ मिल जाएगा। कमी रह गई है, कोई घोटाला है तो उसकी जांच होगी, और जो भी दोषी होगा चाहे किसी पद पे हो, हमारी सरकार इस मामले में बिल्कुल है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। इस देश के लोगों ने अगर विश्वास किसी में दिखाया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दशकों पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए, देश हित में कार्य किए। उनके बेटे जो हैं, अगर बात की जाए नीरज शेखर जी, वो राज्यसभा से सांसद हैं और इस वक्त बलिया से हैं। तो ज़्यादा बातचीत के लिए हम नीरज जी से बात करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि बलिया के अंदर किन किन चीज़ों की जो है इस वक्त डिमांड है, या फिर अगर बात की जाए, क्योंकि मौजूदा जो केंद्र सरकार है यानी कि जो बीजेपी सरकार है, उसको लेके भी लगातार सवालिया निशान जो है वो उठ रहे हैं। वहीं पे इंडिया का जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, तो कितना बड़ा चुनौतीपूर्वक रहने वाला है 2024 का चुनाव भी। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। नीरज जी, क्या कहेंगे आप, राज्यसभा सांसद भी हैं, बलिया के अगर क्षेत्र के विकास की बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी लगातार पिछले कई सालों से, क्योंकि पूर्वांचल का एक कोने में पड़ता है बलिया, वहाँ जो विकास होना चाहिए था हो नहीं पाया। लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पिताजी के नाम से एक यूनिवर्सिटी खुली है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ अच्छी हों। मेडिकल कॉलेज आने वाला है अगले कुछ दिनों में। मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमको आश्वासन दिया कि अगले कुछ महीनों में वहाँ शिलान्यास होगा मेडिकल कॉलेज का। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ कि अगर किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो यातायात के होने चाहिए, रोड सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली का काम अच्छा होना चाहिए। तो 400 kV का एक सबस्टेशन वहाँ बना है, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की ये योजना है जो बन रही है 5500 करोड़ की, जो बस बलिया के लिए, जो जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और बनारस से लेकर बिहार तक जोड़ेगा। कि हम लोग के अगर कोई भी उद्योग लगाना चाहता है तो उसको ये सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए कि सड़क होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। वो सारा आज उत्तर प्रदेश दे रहा है। नहीं, लेकिन अगर बात की जाए नीरज जी, जिस तरीके से 9 साल बेमिसाल के तौर पे बीजेपी ने जो है वो अपने मनाए, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए, क्योंकि विपक्ष तो लगातार जो है वो निशाना साधता है इस बात को लेकर कि धरातल पे काम किया ही नहीं गया है। अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक घोटाला भी अभी कैग ने जो है वो सामने खुलासा किया था कि एक ही आधार कार्ड पे नाम पे जो है कई जो है मरीजों को दिखाया गया, एक ही मरीज को कई अस्पताल में दिखाया गया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे घोटाले जो है लगातार उजागर करने का बात जो है ना वो विपक्ष कर रहा है। मुझे ये लगता है कि पिछले 9 सालों में विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला। अब छोटी छोटी बातों पे और उसकी जांच होगी। हमारी सरकार इसमें स्पष्ट है बिल्कुल। अगर कहीं कोई कमी रह गई है, कोई घोटाला है तो उसकी जांच होगी, और जो भी दोषी होगा चाहे किसी पद पे हो, हमारी सरकार इस मामले में बिल्कुल है कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। अगर कहीं कमी होगी उसको दोषी को दंडित किया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार इसलिए उठाया जा रहा है कि 9 साल में इन्होंने कोई ऐसा करप्शन का मुद्दा ही नहीं मिला उनको। अब वो सोचते थे कि यहाँ करप्शन मिलेगा, वो मिला ही नहीं, इसलिए वो दोषारोपण करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोग 300 सीट पाए और 2022 में हम लोग 275 सीट पाए, जबकि सोच रहे थे, विपक्ष ये सोच रहा था कि हमारी सरकार आ रही है। 2024 में क्या आपको लग रहा है कि 2024 में बीजेपी जो है वो कहीं अपने आप को जो है वो कर पाएगी कुछ सीटें हासिल? बिल्कुल मजबूत और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी चीज, गठबंधन का कितना असर जो है वो दिख रहा है, चुनौतीपूर्वक हो रहा है यहाँ पे नीरज? लोग जानते हैं कि गठबंधन क्यों हो रहा है। जब आदमी देखता है किसी से आप लड़ नहीं पा रहे तो आपस में जुड़ते हैं, और कैसा गठबंधन हो रहा है मैं उसके बारे में नहीं बात,
सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पे लड़ाई चल रही है, आप रोज़ समाचार में सुन रही होंगी कि रोज़ लड़ाई हो रही है। मुझे पूरा पता है, इस देश के लोगों ने अगर विश्वास किसी में दिखाया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी में दिखाया है, और सारे लोग उनके पीछे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ। हम पिछली बार 63 सीटें जीते थे, और इस बार अगर आप विपक्ष के लोगों से भी पूछेंगी माइक हटा के, तो बताएंगे आपको कि बीजेपी 70 से ऊपर पाएगी मिनिमम। मेरे को तो लगता है, मेरा जैसा व्यक्ति जो पूरे प्रदेश में घूमता है, कि 80 की 80 सीटें ना आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी में। तो वही विश्वास तभी आता है जब आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हो। लोगों को शौचालय मिले हैं, आवास मिले हैं, किसान सम्मान निधि मिली है, आयुष्मान भारत जैसा योजना मिली है। जब तक आप ये बताइए, पहले कहीं था? आयुष्मान से आज कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसी का डर ये दिखा रहे हैं कि आप इसमें करप्शन है, 1000। ये कहीं हो सकता, मैं नहीं कहता कि कहीं नहीं हो, किसी ने गलती की होगी उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन आयुष्मान से कितना फ़ायदा कितने लोगों को हुआ है। एक गरीब परिवार में जहाँ 5 लाख की आप उसको मुफ्त इलाज दे रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा आर्थिक रूप से अपने को बचा पाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा नीरज जी, जैसे अगर बात की जाए बलिया से जो है वो आप आते हैं, पूर्वांचल लगातार मतलब बहुत सारे नेता भी जो है वो पूर्वांचल से आते हैं। बात की जाए पूर्वांचल को एक वक्त में जो है एक राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग जो है वो की जाती है कि उसको एक अलग राज्य बनाया जाए। बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं कि बीजेपी सरकार में एक राज्य जो है उसमें? मैं बीजेपी का मैं नहीं बता सकता, वो तो पार्टी के नेतृत्व बताएगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इसके खिलाफ हूँ। छोटे राज्यों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की ताकत, उसका जो इतनी बड़ा राज्य है वही उसकी ताकत है। उस ताकत को हमको कम नहीं करना चाहिए। विकास अगर कोई करना चाहे, माननीय महाराज जी ने दिखा दिया है कि अगर विकास करना चाहे तो बड़ा छोटा राज्य से नहीं होता, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए विकास के लिए। पूर्वांचल में भी अब विकास हो रहा है, पश्चिम में भी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज बाहर से लोग आ रहे हैं निवेश करने उत्तर प्रदेश में। अभी समिट हुआ था, 33 लाख करोड़ का निवेश की हम लोग की बात कही गई, और उसमें से शुरू भी हो गया काम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर छोटे राज्य करने से नहीं, कई बार छोटे राज्य काम नहीं करते। आप झारखंड का देख लीजिए, आप उदाहरण। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अपने लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश जिस तरह विकास के मार्ग पे चल रहा है, मैं जानता हूँ कि कई श्रेणियों में हम लोग ऊपर हुए हैं, और आने वाले समय उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे अच्छा राज्य और सबसे विकसित राज्य होगा। तो आपको लगता है कि गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन हुआ, कहीं ना कहीं मतलब उसका कोई असर जो है वो बीजेपी पे नहीं दिख रहा है? लेकिन अगर बात की जाए, ये लगातार बोला जा रहा है कि कांग्रेस का कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो इस वक्त लोगों के दिलों में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनमें भी बीजेपी जो है वो पीछे। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं। व्यक्तिगत मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता, कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे जा रहा है, लेकिन आप इंतज़ार करिए, कोई ज़्यादा समय नहीं है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, 5 राज्यों में होंगे, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिस तरह हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व काम कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से अगर ऐसा ना हो 5 के 5 राज्य हम जीत जाए। आप अभी जो सोशल मीडिया पे उस पर मत जाइए, धरातल पे अगर आप देखेंगी तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत विकास के काम किए हैं, उनके आज भी बहुत लोकप्रियता है। सिंधिया जी वहाँ पे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं, ऐसे हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने काम किया है। सिंधिया जी थे तो सिंधिया जी को कमेटी का, किसी भी कमेटी का हिस्सा तक नहीं बनाया गया। वो पूरे राज्य में काम करेंगे, बड़े नेता हैं और उनकी कमेटी की जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं के पूरे लोग उनके लोकप्रिय। आशंका तो ये भी लगाई जा रही है कि सिंधिया जो हैं अब कांग्रेस में जाएंगी इससे पहले। ये सब अटकलें हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ लगाते रहते हैं, उस पर कुछ नहीं। धरातल पे सिंधिया जी पार्टी के लिए इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो बिल्कुल लगातार अपने क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में घूम कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। नीरज जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री आपके पिताजी रहे हैं, कौन सी उनकी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जिन पे आप आज भी जो है वो कायम हैं और चलते आ रहे हैं? उनकी 2 चीज़ें जो हमेशा मैं प्रयास करता हूँ
कितना सफल हो पा रहा हूँ वो तो लोग जज करेंगे। एक समाजवादी जो विचारधारा थी उनकी, जो लोगों के लिए उनका समर्पण था कि ऐसे उनके जीवन को कैसे हम लोगों को ऊपर उठाना है, जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो छूट गए हैं पीछे, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। ये मेरा प्रयत्न रहता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में हूँ तो कैसे उन लोग के लिए मदद हम लोग कर सकें, कैसे उनको आगे बढ़ा सकें, इसका हमेशा प्रयास करता हूँ। और दूसरा, लोगों से जो जुड़ाव होना चाहिए। पिताजी प्रधानमंत्री होने के बाद भी लगातार जो धरातल पे लोग थे, जो बिल्कुल गांव के लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर समस्याएं जब तक आप नहीं जानेंगे। पिताजी हमेशा कहते थे, उन्होंने पदयात्रा की थी। पदयात्रा जब उनसे पूछते, हम लोग कहते थे कि आप तो गरीबी से आए हैं, आप जानते होंगे कि गरीब, कहते हैं कि अगर सार्वजनिक जीवन में आपको रहना है, राजनीतिक जीवन में रहना है, तो ये उत्तर प्रदेश की क्या समस्या है ये आप जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु के गरीब की क्या समस्या, आप जब तक वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ घूमेंगे नहीं, आप उन लोग से मिलेंगे नहीं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर किसी को इस देश का नेता बनना है तो आपको जानना पड़ेगा कि तमिलनाडु की क्या समस्याएं हैं, उसके भिन्न होंगी कर्नाटक की समस्याएं। तो इसलिए लोगों से अगर जुड़ाव नहीं होगा, वो हमेशा कहते थे मैं इसीलिए हेलीकॉप्टर से नहीं चलता हूँ, मैं गाड़ी से चलता हूँ ज़्यादा, कि लोगों से मिल सकूँ, उनकी समस्याएं जान सकूँ, उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं उनको जान सकूँ। तो ये दो चीज़ अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर, और धरातल पर रहना, अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मैं उनसे। आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता है आज के वक्त में जो अछूता है इस चीज़ से? नहीं, सब लोग नेता, आप लोग, मैं तो अगर इसकी व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक लोग ही ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जुड़ता है कहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी के लोग, अगर कहीं कोई समस्या होती तो सबसे पहले राजनीतिक व्यक्ति पहुंचे। मोदी जी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है इस चीज़ के लिए कि जहां पे राहुल गांधी जाके बैठ रहे हैं, टायर पंचर पे भी बैठ रहे हैं, धान के खेत में किसानों के साथ भी नजर आ रहे हैं, मोदी नजर नहीं आते हैं। ये मोदी जी सब कुछ कर चुके हैं। उन्होंने अपना एक पूरा जीवन काल इसमें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले नेता लोग जो हैं वो जाते हैं और उसके बाद कुछ बन जाते हैं, तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन वो जानते हैं कि एक पंचर लगाने वाले की क्या समस्याएं हैं। अब राहुल जी जाके सीख रहे हैं 50 साल की उम्र में। सीखने की जरूरत है, आपको लगता है सीखने की जरूरत है? उनका तो इतिहास है, उनका पूरा परिवार जो है वो प्रधानमंत्री। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप भूख तभी समझेंगे जब आप भूखे रहेंगे। आप गरीबी कभी नहीं जान सकते जब तक आप जानते ही नहीं हो कि गरीब व्यक्ति कैसे रहता है। अगर मैं कहूँ मैं भूख जानता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना मिला है, फिर से कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये गरीब व्यक्ति जो 2 दिन में भूखा रहेगा वही समझ सकता है कि भूख क्या होती है। तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी उससे गुजर चुके हैं, वो जानते हैं कि इस देश की क्या समस्याएं हैं। उन्होंने गुजरात में काम किया है और दिखलाया है देश को कि किस तरह मैंने यहाँ पे विकास किया, वही देश में कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए देश का सम्मान पूरे विश्व में, यहाँ जो हम विकास दर जो यहाँ पर है, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये विश्वास नहीं होता तो आज 2 टर्म किसी को मिलते नहीं, और उसके बाद भी इतने लोकप्रिय हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो दिखाता है कि वो जानते हैं कि इस देश को क्या चाहिए और इस देश को कैसे विकास के मार्ग पर ले जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ में नीरज शेखर जी, और तमाम मुद्दों पे हमने बात की है नीरज जी से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।